Hello everyone, myself Dr. Reenu from Government Girls College Sirohi, and in continuation to previous classes of BSc Part 3rd, Botany Paper First, Ecology and Factors Affecting Ecosystem or Ecological Factors. Today we are going to discuss about Biotic Factors. बच्चों इससे पहले की क्लासेस में हमने एबायोटिक फैक्टर्स में सारे फैक्टर्स डिस्कस किए थे, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल प्रोफाइल एक्सेट्रा. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम बायोटिक फैक्टर्स, यानी वो जैविक कारक जो वनस्पति या फिर हमारी वनस्पति को प्रभावित करने वाले जैविक कारकों के बारे में, बायोटिक फैक्टर्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे. हमें पता है कि प्रकृति में किसी भी जीव का जो अस्तित्व है वो स्वतंत्र नहीं, यानी कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो इंडिविजुअल नहीं है. सभी पादप एवं जंतु साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं ना. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इफेक्ट ईच एंड एवरी वन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इन सजीवों को समस्त जैविक क्रियाओं के लिए, यानी कि जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है, लाइक ग्रोथ होती है, न्यूट्रिशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, पॉलिनेशन की बात करें हम, या फिर डिस्पर्जन की, सीड डिस्पर्जन की बात करें, प्रजनन, परागण, बीज विकिरण के लिए, इन सारी जैविक क्रियाओं के लिए सजीवों को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है. और सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, वृद्धि, पोषण, प्रजनन, इन सबको कंप्लीट करने के लिए जीवों में आपस में इंटरेक्टिव रिएक्शंस होती हैं, यानी कि अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रिएक्शंस होती हैं. ये जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, इंटर रिलेटेड जो रिएक्शंस होती हैं, वो एक ही जाति के पादपों के मध्य भी हो सकती हैं और अलग अलग जातियों के बीच में, यानी कि प्लांट जो सेम स्पीसीज के हैं उनमें भी आपस में रिएक्शंस हो सकती हैं और डिफरेंट रिएक्शन स्पीसीज जो होती हैं उनमें भी आपस में रिएक्शंस हो सकती हैं. ये जो रिएक्शंस होते हैं, इन रिएक्शंस को हम डिफरेंट टाइप्स में, जैसे अगर एक ही स्पीसीज में होते हैं तो इंटर स्पेसिफिक यानी कि अंतरजातीय कहते हैं, दूसरा इंटर स्पेसिफिक यानी कि अंतरजातीय कहते हैं, और तीसरा इंटर जेनेरिक भी होता है, यानी कि अंतरवंशीय भी होते हैं. एक जाति में दूसरी जाति के साथ और अन्य वंशों के साथ भी इस प्रकार की रिएक्शंस होती हैं. और जीवों में जो होने वाली समस्त अन्योन्य क्रियाएं हैं उनको जैविक कारकों के अंतर्गत रखते हैं हम, और इन सब के साथ साथ में ह्यूमंस भी इनमें एक इम्पॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर होता है. तो ये जो प्लांट्स में होने वाली जो रिएक्शंस होती हैं, ओडम ने 1971 में सहजीवन को, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो सहजीवन ही है, तो सहजीवन को धनात्मक एवं ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाओं में विभक्त किया था. इन्होंने बताया था कि ये जो जीव होते हैं एक दूसरे के साथ में जो अंतर संबंध बनाते हैं, ये अंतर संबंध जो होते हैं, जो रिएक्शंस होती हैं आपस में, या जो रिलेशनशिप होती है, वो दो प्रकार की रिलेशनशिप्स पाई जाती हैं. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, यानी कि जो धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं होती है, पॉजिटिव इंटरैक्शंस होते हैं जो, और सेकंड वन इज ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाएं, यानी कि वो इंटरैक्शन जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं एक दूसरे जीवों पर. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉजिटिव इंटरैक्शंस और धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं. तो इन क्रियाओं के अंतर्गत जो पॉपुलेशन होती है, यानी किसी भी स्पीसीज की बात करें तो उसकी जो पॉपुलेशन होती है उसमें जो आपसी रिलेशनशिप होती हैं, यानी कि जो आपस में दोनों, दो या तीन या चार, जो जितने भी स्पीसीज हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती हैं उसमें दोनों की सहभागिता होती है. यानी कि ऐसा नहीं कि कोई एक स्पीसीज काम करेगी और दूसरा उसका फायदा उठाएगी, इसमें एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी होती है, दोनों कुछ ना कुछ पार्ट प्ले करते हैं, अपनी दोनों की एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, और दोनों की सहायता से ही एक या दोनों जातियां आपस में लाभान्वित होती है, यानी कि इसमें किसी भी एक स्पीसीज को हानि नहीं होती है. ये धनात्मक प्रकार की पारस्परिक क्रियाएं होती है, इसमें दोनों ही जो जीव होते हैं, जो स्पीसीज जो होती हैं, वो जब रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करती है तो दोनों को ही लाभ मिलता है. तो ये जो धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं होती हैं उसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सहभोजिता, मतलब सहभोजिता, सहोपकारिता और प्राक सहभोजिता. 3 प्रकार के, ये प्राक सहभागिता भी कहते हैं इसको, सहयोगिता भी कहा जाता है, प्राक सहयोगिता भी इसी का नाम है. कुछ बुक्स में प्राक सहयोगिता लिखा हुआ है और कुछ बुक्स में प्राक सहभोजिता लिखा हुआ है. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सहभोजिता और कॉमनसेलिज्म. तो क्या होती है बच्चों सहभोजिता? जब दो साथ में रहने वाली स्पीसीज जो होती हैं, प्लांट स्पीसीज या जातियाँ, प्लांट की बात करें चाहे हम एनिमल्स की बात करें, कॉमनली डिस्कस करें, यहाँ हम प्लांट्स की, क्योंकि हम बॉटनी पढ़ रहे हैं तो हम प्लांट्स के बारे में ही स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि जब दो साथ में रहने वाली प्लांट स्पीसीज या जातियाँ जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ में
इस प्रकार से लाइफ स्पेंड कर रही हैं कि एक जाति के जीव को तो लाभ होता है लेकिन हानि किसी को भी नहीं होती। यानी ये किस प्रकार का होता है कि इसमें से जो जातियां होती हैं उनमें से एक जाति के जीव को लाभ हो गया लेकिन दूसरे को लाभ नहीं हो रहा है तो हानि भी नहीं होगी। मतलब दूसरा तो न्यूट्रल रहेगा, उसको हानि नहीं होगी लेकिन हो सकता है कि उसको कोई लाभ भी ना हो रहा हो। इस प्रकार की जब रिलेशनशिप होती है तो उसे हम सहभोजिता कहते हैं। सहभोजिता के दो एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें बच्चों, तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल होता है सहभोजिता के एग्जाम्पल्स में फर्स्ट इज कठहलताएं जिसे आप कहते हो, जिसे लाइनेंस कहते हैं। ये काष्ठी आरोही पादप होते हैं, लीनियस भी कहा जाता है कहीं कहीं पे इनको कठहलताएं। ये आरोही पादप होते हैं जो अपनी जड़ों के द्वारा स्थिर रहते हैं लेकिन अन्य वृक्षों की सहायता से इनके शीर्ष भागों पर फैले रहते हैं। यानी कि नीचे से तो इन प्लांट्स की रूट होती हैं लेकिन ये किसी दूसरे, इनकी जो रूट होती है वो किसी जस्ट दूसरे प्लांट से सट करके लगी हुई रहती है और दूसरे प्लांट के ऊपर ये कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहती है। और ये कहाँ, जो मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं ये वहां पर पाई जाती है। ऊंचे वृक्षों की सघनता के नीचे के स्तरों की वनस्पति को पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल पाता है। इसी कारण जो कठहलताएं होती हैं, अब क्या होगा कि ये ग्रो तो नीचे हो रही है और ऊपर प्लांट इतना ग्रो करके है कि नीचे तक जो प्रकाश इनको चाहिए होता है ग्रो करने के लिए वो मिलता ही नहीं है। तो इस प्रकाश को प्राप्त करने के लिए क्या करती हैं, प्रकाश को ग्रहण करने के उद्देश्य से दूसरे पादपों के सहारे ये उनके ऊपर तक फैल जाती हैं, दूसरे वाले प्लांट्स की ब्रांचेस तक जाकर के फैल जाती है और अपना प्रकाश की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट करती है और अपना भोजन ग्रहण करती है। यहाँ पर ये क्या करती है, सपोर्ट प्राप्त करती है लेकिन किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाती है। इनका एग्जाम्पल है बोहेनिया, टीनोस्पोरा, बोगनवेलिया, ये सब इनके एग्जाम्पल। सेकंड जो इसकी एग्जाम्पल होता है सहभोजिता या कॉमनसेलिज्म का, वो होता है एपीफाइट्स, यानी अधिपादपों की हम बात कर रहे हैं। ये पौधे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, छोटे होते हैं। अधिपादप जो एपीफाइट्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं लेकिन ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। सघन वनों में जहाँ प्रकाश के अगेन ये कहाँ पाए जाएंगे, वहीं जहाँ पर इतने गहरे ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट में कि वो नीचे तक प्रकाश आने ही नहीं देते हैं। ऊपर ही सारी पत्तियां इतनी सघन होती है कि वो सारे प्रकाश को वहीं पर रोक करके रख देती हैं। तो अधिपादप जो होते हैं प्रकाश और आर्द्रता प्राप्त करने के लिए, यानी कि इनको लाइट और ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, इसके लिए दूसरे वृक्षों के तनों, शाखाओं और पर्णों पर चिपक जाते हैं। और इनमें जो रूट्स निकलती है वो दो प्रकार की रूट्स होती है। क्लिंगिंग रूट्स होती है जिन्हें हम अनुलग्न मूल्य कहते हैं, ये अधिपादप को दूसरे वृक्ष के तने या शाखाओं पर चिपकाने का कार्य करती है। दूसरी जो होती है वो हैंगिंग रूट्स होती हैं जिन्हें हम निलंबी मूल्य कहते हैं। यानी दो रूट्स होती है, क्लंगिंग रूट्स एंड हैंगिंग रूट्स। क्लंगिंग रूट्स जो होती है इसकी हेल्प से तो ये चिपक जाएंगे दूसरे प्लांट से जाकर के। जो हैंगिंग रूट्स होंगी जिन्हें हम आदताग्राही गुंठिकाएं भी कहते हैं, या फिर इनमें वेलामेंट जो टिश्यूज होता है, वेलामेंट टिश्यूज के बारे में मैंने आपको इससे पहले की कुछ क्लासेस में बता रखा है बच्चों कि ये जो डेड जो होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमस प्लस टिश्यू होते हैं, इनका आवरण पाया जाता है। इसकी सहायता से ये जो मूल्य होती है वो एटमोसफेयर की जो ह्यूमिडिटी होती है उसको एब्जॉर्ब करके जल के अवशोषण का काम करती है। यानी कि एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी या फिर ओस का जो पानी होता है वो, या फिर वर्षा के पानी को के जल को अवशोषित करती है। तो इस प्रकार से इनका दोनों काम कंप्लीट हो जाता है, इनको पानी की कमी भी पूरी हो जाती है और प्रकाश की कमी भी पूरी हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल था हमारा सहभोजिता का। सेकंड जो हमारी कैटेगरी है वो सहोपकारिता होती है, म्यूचुअलिज्म कहते हैं जिसमें। अब इसमें क्या होता है कि जब दो विभिन्न प्रकार के जीवों में परस्पर मतलब आपस में एसोसिएशन में रहने लगती हैं, दो जीव जो होते हैं आपस में एसोसिएशन में रहते हैं जिससे दोनों को फायदा होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक ने अपना लाभ ले लिया दूसरा नहीं, इसमें दोनों ही जीवों को जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ रहना आवश्यक हो जाता है। तो ये रिलेशनशिप इस प्रकार की होती है कि ये इसमें दोनों को फायदा होता है, इसे हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं, सहोपकारिता का संबंध कहते हैं। इस संबंध में दो पादपों के बीच में या दो जंतुओं के बीच में या जंतु और पादप के बीच में, मतलब ये जो रिलेशनशिप है दो प्लांट्स में भी हो सकती है, प्लांट और एनिमल में भी हो सकती है, एनिमल में भी हो सकती है। तो इस प्रकार के जो रिलेशनशिप है उसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो बच्चों देखिए, परागण के लिए जो पॉलिनेशन वर्क की अगर हम बात करें, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें कि जहाँ कहीं पे भी परागण होता है तो वो जीव कीट जो होते हैं जो फूलों से उसका फूलों का रस जो जब
एब्जॉर्ब करने के लिए आते हैं। तो इसमें कीट का क्या होता है कि कीट को ये फायदा होता है कि उनको न्यूट्रिशन मिल जाता है, उनको अपना खाना मिल जाता है, और जो परागण होते हैं वो उनकी बॉडी पर चिपक जाते हैं कीटों के। फिर वो कीट जब उड़ करके जाते हैं तो दूसरे जब प्लांट्स पे जाकर के बैठते हैं, तो इस प्रकार से पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है वो फुलफिल होती है। तो दोनों काम हो जाते हैं, कीट का फायदा हो जाता है, उसे खाना मिल जाता है, और पौधे का फायदा हो जाता है कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है, पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार से फल एवं बीजों का प्रकीर्णन भी सेम फैक्टर है बच्चों की, प्रकीर्णन की क्रिया हो जाती है। सीड और फ्रूट डिस्पर्जल की जो प्रोसेस होती है, चाहे कीट करे चाहे किसी भी प्रकार के एनिमल करे, तो इसमें दोनों का फायदा हो जाता है। एक को न्यूट्रिशन मिल जाता है और पॉलिनेशन और प्रकीर्णन की जो क्रिया होती है, डिस्पर्जल, सीड डिस्पर्जल की जो प्रोसेस होती है, बीज प्रकीर्णन जिसे आप कहते हो, वो फुलफिल हो जाता है। लाइकेन्स जो होता है वो सहजैविता का सबसे अच्छा और क्लासिकल एग्जाम्पल है बच्चों। लाइकेन जो होते हैं कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बने हुए एक जटिल जीवों का निर्माण होता है, जिन्हें हम लाइकेन कहते हैं, जिन्हें हिंदी में भी शैक या लाइकेन ही कहा जाता है। लाइकेन का जो थैलस होता है उसमें मेनली जो होता है कवक होता है, यानी कि मेन तो फंगाई होती है, और शैवाल घटक जो होता है वो इसके चारों तरफ लिपटा रहता है। और ये दोनों घटक जो होते हैं लाइकेन में साथ साथ में एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। किस प्रकार से लाभान्वित करते हैं? जो एल्गी होती है वो तो हमें पता है कि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगी। जबकि जो दूसरा कवक होता है, दूसरा जो घटक होता है वो कवक होता है। कवक शैवालों को क्या करेगा? कवक में हमें पता है कि वो अपना खाना तो खुद नहीं बना लग सकता, लेकिन उसमें एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो वो शैवालों को जल, खनिज लवण एवं सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से दोनों ही आपस में एक दूसरे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं और एब्जॉर्प्शन का फैक्टर प्रोवाइड कराते हैं, तो दोनों को फायदा होता है, नुकसान किसी को नहीं होता। तो इस प्रकार का जो रिलेशनशिप होता है उसे हम सह-उपकारिता कहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जो जीवाणु होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले, ये मेनली पाए जाते हैं बच्चों लेग्यूमिनेसी फैमिली में। आप पहले छोटी क्लासेस में ये पढ़ के आ चुके होंगे कि लेग्यूमिनेसी और पेपिलियोनेसी फैमिली जो होती हैं उनमें जो पौधे होते हैं उनमें नोड्यूलेटेड रूट्स होती हैं, जिसे आप ग्रंथिल मूल्य कहते हैं, वो पाई जाती हैं। और ये जो ग्रंथियां होती हैं उनमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे आप राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। अब ग्रंथिल मूलों में ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो पौधे से क्या प्राप्त कर रहे हैं? बैक्टीरिया का तो क्या हो सकता है, वो अपना खाना प्राप्त करेंगे। तो बैक्टीरिया पौधों से भोजन और रहने के लिए आश्रय प्राप्त होता है। जीवाणु भी क्या करते हैं, अब वो क्या प्रोवाइड करा सकते हैं? तो वो पौधों को एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है वो उस फॉर्म में डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होती है कि प्लांट्स उसको सीधा एब्जॉर्ब कर सके। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन का स्टेबलाइजेशन करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं और उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कि प्लांट ले सके। तो प्लांट्स को बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं और इसके बदले में प्लांट जो होते हैं वो प्लांट से बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपना खाना प्राप्त करते हैं, अपना पोषण पदार्थ प्राप्त करते हैं। इसी तरीका का एक और सहजीव, अगर हम सह-उपकारिता की बात करें तो एक और एग्जाम्पल है बच्चों जिसे आप माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं, कवक मूल जिसे आप कहते हैं। ये उच्च श्रेणी के पादपों की मूलों और फंगस, कवक यानी फंगस के बीच में जो होता है एक एसोसिएशन होता है जिसे हम माइकोराइजा कहते हैं। कवक मूल की जो बाह्य सतह होती है, कवक जो रूट होते हैं उसकी बाहरी सतह पर जो होती है वो फंगस होती है, वो लिपटी हुई रहती है, जिससे हम एक्टोट्रॉफिक टाइप का एक एसोसिएशन हो जाता है। और कुछ कवकों कोई कवक मूल जो होती है वो अंदर की तरफ इंटरनली अपना एसोसिएशन करती है, जिसको एंडोट्रॉपिक कवक मूल कहते हैं। और ये भी सेम सिस्टम होता है, प्लांट्स को ये एब्जॉर्प्शन के द्वारा आउटर एटमॉस्फेयर से न्यूट्रिशियस और वाटर आदि का एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, और इसके जो रिवर्स में ये जो होते हैं वो खाना मिलता है, फंगस को प्लांट्स की रूट से खाना मिलता है। अब तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है प्राक सहयोजिता, प्राक सहभोजिता जिसे आप कह सकते हो, वैसे इसका नाम प्रोटोकॉर्पोरेशन होता है, कुछ किताबों में सहभोजिता लिखा है। अगर हम सही इसका प्रोनाउंसिएशन करें तो प्रोटोकॉर्पोरेशन यानी कि प्राक सहयोगिता कहते हैं। इस प्रकार के संबंध में साथ रहने वाली दोनों जो पॉपुलेशन होती है उनको लाभ होता है, लेकिन दोनों के जीवित रहने के लिए ये संबंध अनिवार्य नहीं, यानी कि अगर वो दो पादप जो प्लांट स्पीसीज हैं एक दूसरे के साथ रह रही है तो डेफिनेटली दोनों को फायदा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों साथ में रहे। अगर वो दोनों अलग अलग भी रह रही हैं तो भी इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकती हैं,
अपने जीवन को कंप्लीट कर सकती हैं। इस तरीके का एग्जाम्पल जनरली हमें मिलता है सी एनिमल में। हमने देखा है कि हर्मिट क्रैब के साथ में ये चिपका हुआ रहता है और अपना खाना लेता है। जनरली इस तरीके का जो एसोसिएशन होता है वो एनिमल्स में पाया जाता है। प्लांट्स में इस तरीके की जो होती है वो एग्जाम्पल्स थोड़े कम पाए जाते हैं। ये सारे पॉजिटिव इंटरेक्शंस की बातें थी। इसी प्रकार से अगर हम नेगेटिव इंटरेक्शन की बात करें बच्चों, तो जब दो जीवों में संबंध इस प्रकार से हो कि उनके जीवन काल में एक या दोनों को ही हानि पहुंचती हो, तो इस प्रकार का जो होता है इसे हम ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाएं कहते हैं। ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाएं में 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं हम। एक होता है शोषण यानी कि एक्सप्लॉयटेशन, सेकंड होता है प्रतिजीविता यानी एंटीबायोसिस जिसे आप कहते हैं, और थर्ड जो होता है वो स्पर्धा होता है या प्रतिस्पर्धा होता है या कंपटीशन होता है। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल से डिस्कस करना शुरू करते हैं, फर्स्ट इज शोषण। इसमें एक सहभागी अपने स्वयं का तो लाभ कर लेता है, लेकिन दूसरे सहभागी, मतलब एक सहभागी होता है भोजन के और आश्रय के लिए निर्भर हो जाता है दूसरे पर, तो एक को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे सहभागी को इससे हानि पहुंचती है। जो आश्रय होता है वो किसके आश्रय के अकॉर्डिंग, एक को आश्रय मिल गया दूसरे को नहीं मिला, और इसी शोषण में ही 2 तरीके, सेकंड जो ऑप्शन होता है वो होता है भोजन के लिए। तो भोजन के लिए जब डिपेंडेंसी होती है तो इसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है परजीविता, दूसरा होता है परभक्षिता। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट परजीविता, यानी कि परजीविता में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो परजीविता में वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, वो क्या करते हैं, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। इन जीवों को परजीवी जीव कहलाते हैं, ये इनको पैरासाइट्स कहते हैं। और ये जो परजीवी जीव होते हैं जिससे भोजन लेता है उसको परपोषी यानी कि होस्ट कहा जाता है। परजीवी आश्रयदाता या परपोषी से एब्जॉर्ब कर लेता है अपने खाने को, इसके लिए परजीवी में होस्टोरिया यानी कि चूसकांक पाए जाते हैं। और परजीवी अंतःपरजीवी यानी एंडोपैरासाइट की फॉर्म में भी रह सकता है और एक्टोपैरासाइट की फॉर्म में भी रह सकता है। और ये पौधे जो होते हैं दूसरे पौधों की मूल के रूप में भी पैरासाइट, यानी कि परजीवी जो होते हैं रूट पैरासाइट भी हो सकते हैं, स्टेम पैरासाइट भी हो सकते हैं, पार्शियल पैरासाइट भी हो सकते हैं और टोटल पैरासाइट भी हो सकते हैं। तो परजीवी पुष्पीय पौधों में कितने प्रकार का परजीवन पाया जाता है उसके अकॉर्डिंगली पूर्ण स्तंभ परजीवी जो फर्स्ट होते हैं वो टोटल स्टेम पैरासाइट होते हैं। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल जो है आपने अपने घरों के आसपास में देखा होगा, कस्कुटा जिसे आप कहते हो, अमर बेल जो होती है, ये जनरली बेर या आक आदि के स्तर पर स्तंभ पर पाया जाता है। यह परजीवी मूल एवं पत्तियों पर रहित होता है। इसमें ये जो अमरबेल होती है इसमें ना तो रूट होती है ना ही इसमें लीव्स पाई जाती हैं। ये पूर्णतः रूप से दूसरे पर आश्रित होती है, इसलिए इसे हम टोटल स्टेम पैरासाइट कहते हैं। अधिकतर जो होती हैं ये नीम के साथ में इसमें पैरासिटिज्म पाया जाता है। सेकंड जो होता है आंशिक स्तंभ परजीवी जो पार्शियल स्टेम पैरासाइट होते हैं, लॉरेंथस लॉन्गिफोरा इसका एग्जाम्पल है, जो बॉसविलिया के स्तंभ पर पाया जाता है। ये आंशिक रूप से अपने जो परजीवी होस्ट जो प्लांट है उस पर डिपेंड रहते हैं। थर्ड इज पूर्ण मूल परजीवी टोटल रूट पैरासाइट होते हैं। स्ट्राइका इसका एग्जाम्पल है, वो जो घासों और लेपिडीगैथियम की मूल पर पाया जाता है। और क्रूसीफेरी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली में इस तरीके का जो एसोसिएशन होता है वो ज़्यादा पाया जाता है। फोर्थ इज आंशिक मूल परजीवी यानी कि पार्शियल रूट पैरासाइट होते हैं। चंदन इसका क्लासिकल एग्जाम्पल होता है। चंदन जो होता है वो शीशम और सीरम की रूट में पैरासाइट की तरह फंक्शन करता है। सेकंड जो भोजन के अकॉर्डिंग ही हमारे पास में जो ऋणात्मक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है वो होती है परभक्षिता यानी कि प्रिडेशन। परभक्षिता में जो परभक्षी जीव वो जीव जो दूसरे जीवों को खाते हैं, अन्य जातियों के प्राणियों को पकड़कर उनको मारकर भोजन के रूप में काम में ले लेते हैं। और जो परभक्षी जंतु को खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं, और जो पौधों को खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर परभक्षी कहते हैं। अधिकांश जो परभक्षी होते हैं वो जंतु ही होते हैं। प्लांट्स में इनके एग्जाम्पल्स कम होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ विशेष प्रकार के पौधे जो होते हैं वो कीटों को पकड़कर भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें कीट भक्षी पादप यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। ये प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में पाए जाते हैं, तो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों को पकड़ के खा जाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स के एग्जाम्पल जो हैं वो है नेपेंथस, डायोनिया, ड्रोसेरा, पिंगुइकुला, अल्ड्रोवेंड्रा, यूट्रिकुलोरिया एक्सेट्रा। सेकंड अगर हम बात करें ऋणात्मक रिलेशनशिप की, तो सेकंड एग्जाम्पल है प्रतिजीविता का एग्जाम्पल है एंटीबायोसिस कहते हैं। दो जीवों या जीवों के समूह में इस प्रकार का संबंध जिसमें दोनों को ही लाभ नहीं होता,
इसमें किसी एक को भी लाभ नहीं मिलेगा, दोनों को ही हानि होगी एक दूसरे के साथ में। इसमें क्या होता है कि इसमें एक जीव कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज कर देता है, कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का स्त्रवण कर देता है जो दूसरे जीव की वृद्धि को आंशिक या पूर्ण रूप से अवरुद्ध कर देती है, जिससे दूसरा जीव की मृत्यु हो जाती है। फंगस, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स आदि ऐसे बहुत प्रकार के एग्जाम्पल है जो ऐसे पदार्थों का सीक्रेशन करते हैं। अनेक जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो भी अतिवृद्धि करके जल की सतह पर छा जाती है और जहरीले पदार्थों का स्त्रवण करती है, जिससे कि मछलियां और जल में पाए जाने वाले अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। थर्ड जो इसका एग्जाम्पल है नेगेटिव जो रिलेशनशिप, उसका एग्जाम्पल है प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा भी कहते हैं, कॉम्पिटिशन। प्राय जो कंपटीशन कहाँ होता है, जहाँ पर हमारी आवश्यकताएं समान होती है, यानी कि एक समान आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जीवों में स्पर्धा होती है। कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो अगर दो लोगों को चाहिए होती है तो डेफिनेटली वो किसे मिलेगी, इसके लिए कंपटीशन होता है। तो इसी तरीके का कंपटीशन का होता है जब निकट संबंधी और समान जाति के जीवों में जब समानताएं होती है तो ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट सेम है, तो आप कंपटीशन करो, प्रतिस्पर्धा करो और जो जीतेगा उसको वो चीज़ मिल जाती है। तो एक को फायदा होता है, दूसरे को डेफिनेटली इससे नुकसान होता है। दिस इज ऑल अबाउट द बायोटिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम एंड वेजिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड फैक्टर्स ऑफ बायोटिक फैक्टर्स which affect the vegetation differentiation or vegetative distribution.